नमस्कार साथियों, अध्ययन मेंटर के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अभी तक हमने क्लास 9th के चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में पढ़ा, जिसमें कि हमने अभी सेल के बारे में बताया और स्ट्रक्चर ऑफ सेल को लास्ट वीडियो में शेयर किया था। लास्ट वीडियो को अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वीडियो को जरूर देखें। और आज हम शुरू करेंगे सेल ऑर्गेनल से कि क्या होते हैं सेल ऑर्गेनल। ये जो होते सेल ऑर्गेनल जो होते हैं, किसी भी सेल में मेम्ब्रेन बाउंड लिटिल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि कई तरह से वर्क करते हैं। इसमें कई सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, गोल्गी apparatus एटसेट्रा। कई सारी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में हम अभी आपको बताएंगे। और इसी के ही आधार पर, सिर्फ और सिर्फ सेल ऑर्गेनेल के ही उपस्थिति के भी आधार पर हम प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल को भी बता देते हैं कि क्या होता है कि सेल ऑर्गेनेल जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में ही पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखने जा रहे हैं सेल ऑर्गेनेल को कि क्या होते हैं सेल ऑर्गेनेल। सेल organelles, it is membranes bound little structure। एक कोशिका में, किसी भी सेल में ये मेम्ब्रेन्स बाउंड अर्थात झिल्ली से युक्त, मेम्ब्रेन से ढके हुए छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, यही सेल ऑर्गेनेल कहलाते हैं। पहला नंबर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होते हैं? इट इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स बाउंड ट्यूब्स and seeds which makes a membrane system in a cell। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इट इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स बाउंड ट्यूब्स एंड सीड्स। किसी भी सेल में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो स्ट्रक्चर होता है वो मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स और सीड्स के रूप में होता है। किस तरह का होता है? तो कुछ इस तरह का मान के देखते हैं, इस तरह का सीड्स में, और ट्यूब्स में कुछ इस तरह का ले लीजिएगा। एक रफली डायग्राम इसको देख लेते हैं। ये इस तरह का ट्यूब्स और सीड्स के फॉर्म में पाया जाता है किसी भी सेल में ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड सीड विच मेक्स अ मेम्ब्रेन सिस्टम इन अ सेल। इट इज मेड अप ऑफ लाइपोप्रोटीन। ये लाइपोप्रोटीन का बना होता है, लाइपोप्रोटीन का बना होता है। मेनली फंक्शन अगर इसका बात करें, फंक्शन क्या होता है, इसका मेन फंक्शन क्या होता है, तो इट forms skeleton of a cell and transport substances within the cell। सेल फॉर्म स्केलेटन ऑफ अ सेल, किसी भी सेल के ढांचे को बनाने में मदद करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ट्रांसपोर्ट
सब्सटेंस विद इन द सेल, और कुछ पदार्थों को भी सेल में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में भी वर्क करता है। ये दो तरह की होती हैं, किसी भी सेल में इनको दो तरह के पाया जाता है। इट हैव टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके बारे में हम बताएंगे अभी। टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये दो तरह के होते हैं। एक तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको हम आर कहते हैं, और दूसरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दो तरह के पाए जाते हैं, एक स्मूथ और एक रफ, इसको SER कह देते हैं। ठीक है, इसके अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ये कुछ इस तरह की संरचनाएं होती हैं, पैरेलल होती है टू ईच अदर। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इस तरह के कुछ स्ट्रक्चर्स देखे जाते हैं। इसकी सरफेस जो होती है वो रफ होती है, और ये जो स्ट्रक्चर इसमें जो इस तरह के दिखाई पड़ रहे हैं, जो कीलनुमा स्ट्रक्चर्स दिखाई पड़ रहे हैं, ये जो होते हैं रफ सरफेस। इट हैज रफ सरफेस बिकॉज राइबोसोम्स आर प्रेजेंट। इस पे जो होते हैं राइबोसोम्स आर प्रेजेंट, राइबोसोम्स आर प्रेजेंट ऑन इट सरफेस। इसकी सरफेस पर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, इसकी वजह से ही ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है। और राइबोसोम्स क्या होते हैं, तो प्रोटीन सिंथेसाइजेशन में राइबोसोम्स का अच्छा काम है, बड़ा काम है राइबोसोम। और इट इज मेड अप ऑफ RNA एंड प्रोटीन के बने होते हैं, और प्रोटीन सिंथेसाइजेशन का काम होता है राइबोसोम का। और अगर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन देखें तो आइसोलेशन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूली सिंथेसाइज प्रोटीन्स, यानी कि हमारे शरीर में जो भी नए प्रोटीन्स का निर्माण होगा उनको सिंथेसाइज करने में और उनकी देखरेख करने, ट्रांसपोर्ट करने में काम करेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में और उनकी देखरेख करने में जो न्यूली सिंथेसाइज प्रोटीन हो गए, यानी कि जो राइबोसोम के द्वारा सिंथेसाइज किए गए प्रोटीन्स हो गए, उनका आइसोलेशन और ट्रांसपोर्ट करने का काम होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। नंबर सेकंड पॉइंट में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो होती है इसकी सरफेस इसी तरह की ही होती है, बट इसकी सरफेस पर किसी भी तरह के कोई भी स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता, इसलिए एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जिस पर राइबोसोम्स अब्सेंट होता है, इसी वजह से इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और इसका फंक्शन जो है, मेन फंक्शन है, वो है सिंथेसाइज ऑफ सम लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, अर्थात प्रोटीन और लिपिड्स को सिंथेसाइज करने का जो वर्क होगा वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होगा। एंड डिटॉक्सिफाइंग मैनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स, हमारे शरीर में डिटॉक्सिफाइंग मैनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स इन वर्टिब्रेट्स, लिखी दे रहा हूं, इन वर्टिब्रेट्स क्या है, हम ही लोग हैं, ह्यूमन बॉडीज या जो भी इस तरह के संबंध है वो वर्टिब्रेट्स कहलाते हैं। जैसे कि वर्टिब्रेट्स का लेने को मतलब हमारा शरीर है, हमारे शरीर की लिवर सेल में जो कोई भी जहर जैसी चीज़, कोई भी पॉइजन है, कोई भी टॉक्सिक मटेरियल सब्सटेंस हमारे शरीर के अंदर जाता है, तो उसको डिटॉक्सिफाई करने का काम जो होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है। डिटॉक्सिफाइंग मैनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स इन वर्टिब्रेट्स, ठीक है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वर्क एज डिटॉक्सिफायर इन अवर बॉडी। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वर्क एज डिटॉक्सिफायर इन अवर बॉडी। इट डिटॉक्सिफाइंग मैनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स इन वर्टिब्रेट, ये काम होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का यहाँ तक। अब हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गोल्गी अपरेटस, ठीक है। गोल्गी अपरेटस क्या होता है? गोल्गी अपरेटस, इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ membranes bound vesicles also involved in the formation of lysosome, लाइसोसोम के निर्माण में भी ये सहायता करते हैं। और इट कंसिस्ट ऑफ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन्स बाउंड वेसिकल्स, कैसे होते हैं? मेम्ब्रेन्स बाउंड वेसिकल्स होते हैं जो आल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम के निर्माण में सहायता प्रदान करते हैं। लाइसोसोम क्या होते हैं? इनको सुसाइडल बैग कहते हैं, अभी लाइसोसोम के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो लाइसोसोम्स के निर्माण में भी सहायता करते हैं। गोल्गी अपरेटस, इनको गोल्गी अपरेटस नाम क्यों मिला है? तो इट इज डिस्कवर्ड बाई
कैमिलो गोल्गी, आई थिंक 1898 में ही कैमिलो गोल्गी के द्वारा इसको डिस्कवर किया गया था। इट कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन और वेसिकल्स इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। मोस्टली सभी तरह की सेल्स में गोल्गी अपरेटस पाया जाता है, मोस्टली सभी एक्सेप्ट बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्जाई। ब्लू ग्रीन एल्जाई और बैक्टीरिया को छोड़ करके ये सभी में पाया जाता है। ठीक है, काम क्या है इसका मेन फंक्शन? इसका फंक्शन अगर देखें तो इट कंसंट्रेटिंग पैकेजिंग स्टोरेज एंड सीक्रेशन ऑफ सब्सटेंस, यानी कि किसी भी सब्सटेंस के कंसंट्रेट करने में, पैकेजिंग करने में, स्टोरेज करने में, एंड सिक्रेशन ऑफ सब्सटेंस। सिक्रेशन ऑफ सब्सटेंस यानी कि उनके श्रावण में, सिक्रेशन को हिंदी में कहते हैं श्रावण, अर्थात उनको बहाने में कह सकते हैं कि उनके फ्लो करने में। सिक्रेशन ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम द सेल इसका मेन फंक्शन होता है। ठीक है, इसका मेन फंक्शन होता है कंसंट्रेटिंग, पैकेजिंग, स्टोरेज एंड सिक्रेशन ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस में भी क्या क्या होंगे? तो मोस्टली कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, एंड न्यूक्लिक एसिड वगैरह जो है उन्हीं के सिक्रेशन में भाग करता है, और कुछ हार्मोन्स एंड एंजाइम्स के भी सिक्रेशन में भी फिर करता है। लिखे दे रहा हूं मैं, सिक्रेशन ऑफ हार्मोन्स एंड एंजाइम्स। डाइक्टोसोम मोस्टली प्लांट सेल में, इन प्लांट सेल में इसको डाइक्टोसोम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और अभी सेल डिवीजन पढ़ाएंगे तो हम देखेंगे कि सेल के डिवीजन में भी गोल्गी अपरेटस का एक काम होता है, और इसका एक इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम इन स्पर्म। स्पर्म जो होता है, जो सबसे छोटी कोशिका है मानव शरीर के अंदर, सबसे छोटी जो कोशिका है स्पर्म, उसके एक्रोसोम को बनाने में, एक्रोसोम स्पर्म का एक जो इसका हेड होता है ये एक्रोसोम कहलाता है। इस एक्रोसोम को बनाने में भी इसका मेन वर्क होता है। एग में जो योग पाया जाता है, जो पीले कलर का अंदर जो पार्ट होता है एग के अंदर, अंडे के अंदर जो पीले कलर का ये पार्ट होता है योग, इसके फॉर्मेशन भी इसका गोल्गी अपरेटस का एक मेन फंक्शन होता है। तो ये भी इतना काम था गोल्गी अपरेटस का। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लाइसोसोम। अभी हम लाइसोसोम के बारे में बताएंगे कि लाइसोसोम क्या होते हैं। तो लाइसोसोम देखते हैं। लाइसोसोम क्या होते हैं? लाइसोसोम दे कंटेन हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स। हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एंजाइम्स होते हैं। दे दिस डाइजेस्ट फॉरेन बॉडीज एंड वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनेल। इनको लाइसोसोम्स को अगर अदर नेम से जाने तो उनको सुसाइडल बैग ऑफ भी कहते हैं। सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल, अर्थात कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या काम करते हैं? इट हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स, ये हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स होते हैं, यानी कि अपनी ही कोशिकाओं को, अपने ही शरीर की कोशिकाओं को खाने का काम, डाइजेस्ट कर जाने का काम भी करते हैं। दिस डाइजेस्ट फॉरेन बॉडीज, क्या करते हैं? फॉरेन बॉडीज। किसी भी तरह की कोशिका, अगर कोई भी कोशिका हमारे शरीर की खराब हो गई है या किसी भी तरह का उसमें इन्फेक्शन या बैक्टीरिया आ गया है, तो उसको खत्म करने का काम ये लाइसोसोम अपने अंदर भर लेगा उसको, और उसको फिर खत्म करने का, बर्न आउट करने का काम जो है वो लाइसोसोम करता है। इसलिए इसको सुसाइडल बैग ऑफ सेल भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई लाइसोसोम इज कॉल्ड द सुसाइडल बैग ऑफ अ सेल? तो बिकॉज इट कंटेन्स द हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स, दिस डाइजेस्ट फॉरेन बॉडीज एंड बर्न आउट ऑर्गेनेल, हेंस इट इज कॉल्ड सुसाइडल बैग ऑफ सेल। ठीक है, तो ये हमारा लाइसोसोम का पार्ट था। नेक्स्ट हम अब शुरुआत करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया इसके स्ट्रक्चर है, इट इज बाउंडेड बाई डबल मेम्ब्रेन, बाउंडेड बाई डबल मेम्ब्रेन। कुछ इस तरह का ये स्ट्रक्चर होता है। इसके भीतरी सर्दे में कुछ इस तरह से ये फोल्ड होते हैं, और ये डबल मेम्ब्रेन होती है। इसके आउटर मोस्ट सेल पे इस तरह के पोर्स भी होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, और ये जो होती है एक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है माइटोकॉन्ड्रिया। इसका मेन फंक्शन है प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, अर्थात फूड के ऑक्सीडेशन में ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इसीलिए इसको कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड
पावर हाउस ऑफ अ सेल, पावर हाउस ऑफ अ सेल, किसी भी सेल का ऊर्जा घर कह सकते हैं। पावर हाउस ऊर्जा घर कहा जाता है किसी भी सेल का। माइटोकॉन्ड्रिया को डबल मेम्ब्रेन्स ले होता है ये। एंड प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, फूड के ऑक्सीडेशन में ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ये एनर्जी कैसी होती है, तो एक एटीपी की फॉर्म में, यहाँ पर लिखा हो एटीपी की फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में ये एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। इट इज रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज, फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज needed for life is released by mitochondria in the form of ATP, in the form of ATP। ATP मतलब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ATP। इसी को ही बोला जाता है करेंसी, इन करेंसी ऑफ एनर्जी इन अवर बॉडी, यानी कि करेंसी एनर्जी भी बोला जाता है हमारी बॉडी में एटीपी को। तो एटीपी की फॉर्म में ये एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, स्टोर करता है। एंड वेरियस केमिकल एक्टिविटीज नीडेड फॉर लाइफ, जो भी केमिकल, जो भी रासायनिक प्रक्रियाएं हमारे शरीर के अंदर होती हैं, उनको रिलीज बाय माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी की फॉर्म में ये एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, स्टोर करता है। और दे हैव देयर आउन डीएनए एंड आरएनए, इसका खुद का स्वयं का डीएनए और आरएनए होता है। इसी वजह से इसकी एक और खासियत होती है, ये अपना स्वयं का प्रोटीन भी बना पाता है। तो डीएनए और आरएनए, इट मेक्स टू डीएनए और आरएनए प्रेजेंट होने की वजह से ही इट एबल टू मेक्स देयर आउन प्रोटीन, ये अपने स्वयं का प्रोटीन भी बना पाता है। तो इतना मेन बात इसकी यही है कि क्वेश्चन आता है कि किस ऑर्गेनेल को कहा जाता है पावर हाउस ऑफ अ सेल, तो माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल। और पूछा जाता है कि डीएनए और आरएनए किस ऑर्गेनेल में पाया जाता है, तो डीएनए और आरएनए भी एनिमल सेल में अगर बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। और यूकैरियोटिक सेल, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है यूकैरियोटिक सेल में होता है मोस्टली, ये कह सकते हैं। यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। और अगर बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, तो फिर तो प्रोकैरियोटिक सेल में भी एनर्जी की तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, सीधी सी बात है। और प्रोकैरियोटिक सेल में मीजोसोम वर्क एज माइटोकॉन्ड्रिया इन प्रोकैरियोटिक सेल, इन प्रोकैरियोटिक सेल। जो काम माइटोकॉन्ड्रिया का यूकैरियोटिक सेल में होता है, वही काम मीजोसोम करता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में। प्रोकैरियोटिक सेल्स में काम करता है, इसका भी वर्क वही होता है। रिस्पायरेशन करने का काम इसका होगा, मोस्टली रिस्पायरेशन अगर होगा प्रोकैरियोटिक सेल्स में तो वो इस मीजोसोम के द्वारा ही होगा। तो प्रोकैरियोटिक सेल में मीजोसोम वर्क करता है, वर्क एज माइटोकॉन्ड्रिया की ही तरह। ठीक है, अब हमारा टॉपिक है प्लास्टिड्स। क्या होते हैं प्लास्टिड्स? प्लास्टिड्स, these organelle only present in plants, ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में ही प्रेजेंट होते हैं। और ये 3 तरह के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स, 3 टाइप्स of plastids। present in plant। ठीक है, बहुत जगह पे 2 भी लिखा होगा, बट हम यहाँ पे 3 बता दें। 2 लिखा होगा, बट उसमें जो आपका एक होता है क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, कई किताबों में क्या है कि क्रोमोप्लास्ट में ही क्लोरोप्लास्ट को भी लिख लिया, बट देखा जाए तो क्रोमोप्लास्ट जो है वो एक कलर्ड पिगमेंट है, इसमें एक्सेप्ट है ग्रीन कलर, बट क्लोरोप्लास्ट जो है वो ग्रीन कलर के लिए
बताया जाता है क्लोरोप्लास्ट को। तो जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो होती है वो क्लोरोप्लास्ट के ही थ्रू हो पाती है किसी भी ग्रीन प्लांट में। तो जो ग्रीन कलर है पौधे का वो इस क्लोरोप्लास्ट की वजह से आता है मोस्टली। और जो कलर है, यानी कि कहने का मतलब कह दे तो प्लास्टिड्स क्या काम करते हैं, तो किसी भी पौधे को जो रंग बिरंगा कह सकते हैं कि जो कलर्ड पौधा होता है उसके रंग अंग वगैरह को देने का जो काम होता है वो इसी प्लास्टिड्स का ही होता है। वर्णक कहलाते हैं, वर्ण का मतलब ही रंग होता है। तो ये वर्णक कहलाते हैं क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या होते हैं? क्रोमोप्लास्ट तो देख लेते हैं। क्रोमोप्लास्ट क्या होते हैं? क्रोमोप्लास्ट दीज आर कलर्ड प्लास्टिड्स। कैसे प्लास्टिड्स होते हैं? कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं। मोस्टली पौधे में हरे कलर को छोड़ करके जो भी फूलों को रंग मिलता है या फलों को जो भी रंग मिलता है वो सिर्फ और सिर्फ क्रोमोप्लास्ट की वजह से मिलता है। मोस्टली प्रेजेंट इन फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, अर्थात फलों को और फूलों को जो भी कलर प्राप्त होता है वो सिर्फ इसी वजह से प्राप्त होता है, इसी की ही वजह से, क्रोमोप्लास्ट की ही वजह से जो भी फूल या फल होता है वो इतना खूबसूरत दिख पाता है। किसकी वजह से? क्रोमोप्लास्ट की वजह से। जैसे टमाटर की अगर बात करें तो लाइकोपीन नाम का पिगमेंट क्रोमोप्लास्ट, लाइकोपीन नाम का क्रोमोप्लास्ट होने की वजह से टमाटर का रंग लाल होता है। मोस्टली जैसे कि सेब है, पपीता, गाजर, ये जो भी फल हैं इनको जो भी कलर प्राप्त होता है वो इसी की ही वजह से प्राप्त होता है, क्रोमोप्लास्ट की ही वजह से। नंबर सेकंड है ल्यूकोप्लास्ट। इट इज अ कलरलेस प्लास्टलेट्स। कैसा है? कलरलेस प्लास्टलेट्स है, इसमें कोई भी कलर नहीं होता है। इट इज प्रेजेंट इन रूट्स, जड़ों में, एंड मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम्स। जो भी जमीन के अंदर जो भी पेड़ का या पौधे का तना तैयार होता है उसमें ये प्रेजेंट होता है ल्यूकोप्लास्ट। एंड दे स्टोर्ड फूड, इसका मेन वर्क जो है वो स्टोर्ड फूड प्रिपेयर इन प्लांट, जो भी पौधे की पत्तियों में भोजन बनकर के तैयार हुआ है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के बाद, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, प्रोटीन्स एंड फैट्स। फैट, प्रोटीन और स्टार्च की ही फॉर्म में ये फूड को स्टोर करने का भी काम करता है। तो दे स्टोर फूड प्रिपेयर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, प्रोटीन एंड फैट्स। ये काम हो गया हमारा क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट का। थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका क्लोरोप्लास्ट। अब देखते हैं क्लोरोप्लास्ट क्या होता है। क्या होता है क्लोरोप्लास्ट? तो क्लोरोप्लास्ट इज द मोस्ट अबंडेंट एंड इंपॉर्टेंट आर द क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग अ ग्रीन पिगमेंट। इस क्लोरोप्लास्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है जिसको कहते हैं क्लोरोफिल। ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल आप कई बार पढ़ते चले आ रहे हैं अभी तक। क्लोरोफिल नाम का ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है पौधे की पत्तियों में, जिसकी वजह से पौधे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर पाते हैं। तो क्लोरोफिल रिस्पॉन्सिबल, यहीं पे लिख रहा हूं, रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में ग्रीन प्लांट में ये वर्क करते हैं। क्लोरोफिल जो है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को वर्क करने के लिए प्रयोग होता है किसी भी पौधे में। इट इज कॉल्ड द किचन ऑफ द प्लांट सेल। इसको पौधे की कोशिका का किचन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होती है, हरे पौधों में ही सिर्फ पाई जाती है। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस इन विच अ ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड with the help of water, carbon dioxide, sunlight and a green pigment called chlorophyll। ठीक है, सो यही होती है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। यानी कि हरे पौधे जो अपना भोजन तैयार करते हैं पानी की सहायता से, सूर्य के प्रकाश में, वो जो कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश और पानी की सहायता से जो भोजन तैयार करते हैं वही जो है हमारा सिर्फ इस क्लोरोफिल की वजह से पॉसिबल हो पाता है। इसलिए इसको किचन ऑफ द प्लांट सेल भी कहा जाता है। इट इज बाउंडेड बाई 2 यूनिट मेम्ब्रेन्स कॉल्ड ग्राना एंड स्ट्रोमा। ये भी एक द्वि झिल्ली से घिरा हुआ एक पूरा पार्ट होता है। इसमें भी इसी तरह से कई तरह के सेक्स टाइप के पाए जाते हैं। इस तरह के ये सिक्के नुमा ये कुछ आकृति पाई जाती है। ये एक के ऊपर एक ये सिक्के नुमा जो आकृति पाई जाती है यही कहलाती है हमारी ग्रेना। और इसके अंदर जो एक फ्लूइड टाइप का भरा होगा वो कहलाता है स्ट्रोमा।
ठीक है। जो इसके अंदर फ्लूइड भरा वो स्टोमा कहलाता है, और जो ये सेक्स टाइप के हैं ये ग्रेना कहलाते हैं, और ये इनके पूरे बंच को थाइलाकॉइड कहते हैं। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि ग्रेना और स्ट्रोमा के बारे में लिख रहा हूँ कि क्या होते हैं ग्रेना और स्ट्रोमा। तो ग्रेना और स्ट्रोमा के बारे में देखते हैं। दीज आर द स्टैक्स ऑफ मेम्ब्रेन, स्टैक्स मीन्स होता है ग्रुप, स्टैक्स मीन्स होता है ग्रुप। दीज आर द स्टैक्स ऑफ मेम्ब्रेन्स बाउंड फ्लैटेंड डिस्क्वाइड सैक्स containing the molecule of chlorophyll and are known as thylakoids। ठीक है, तो एक डबल बाउंड मेम्ब्रेन्स होता है। अभी हमने बताया था कि क्लोरोफिल जो होता है, वो क्लोरोप्लास्ट जो होता है, वो कुछ इस तरह का डबल बाउंड मेम्ब्रेन्स होता है। इसमें इस तरह के ये क्वाइन टाइप के ये पाए जाते हैं, इनको थाइलाकॉइड कहते हैं। और ये जो पूरा ये ग्रुप होता है ये इसको ग्रेना कहते हैं, और इसके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है उसको स्ट्रोमा कहते हैं। ठीक है, तो ग्रेना दीज आर द स्टैक्स ऑफ मेम्ब्रेन्स बाउंड फ्लैटेंड डिस्क्वाइड सैक्स कंटेनिंग द मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल, इन्हीं में ही क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। एंड आर नन एज थाइलाकॉइड्स, और इनको ही थाइलाकॉइड्स कहते हैं। जो ये डिस्क्वाइड सैक्स जो हैं, इस तरह के जो क्वाइन टाइप के, जो सिक्के टाइप के आपको दिखाई पड़ रहे हैं, यही है थाइलाकॉइड्स कहलाते हैं। एंड स्ट्रोमा क्या है, तो इट इज़ द ग्राउंड सब्सटेंस, इट इज़ द ग्राउंड सब्सटेंस। ये एक पदार्थ है इन बीच ग्राना आर एम्बेडेड, जिसमें कि जो ग्रेनाज हैं वो डूबे हुए हैं, भरे हुए हैं। इट कंटेन्स अ वैरायटी ऑफ फोटोसिंथेटिक एंजाइम्स, नंबर ऑफ फोटोसिंथेटिक एंजाइम्स, यानी जो एंजाइम्स फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में जरूरी होते हैं वो भी इसी में भरे रहेंगे। एंड स्टार्च ग्रेन्स, एंड स्टार्च ग्रेन्स, वो जो भी इस तरह के जो भी सब्सटेंस होंगे वो इसी स्ट्रोमा नाम का जो एक फ्लूइड होगा उसमें फिल रहेंगे। ये इतना काम होता है प्लेस्टिड्स का। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वैक्यूल्स। ठीक है, तो वैक्यूल्स के बारे में हम देखने जा रहे हैं क्या होते हैं वैक्यूल्स। तो वैक्यूल्स होते हैं, इट इज बाउंडेड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन्स कॉल्ड टोनोप्लास्ट। एक सिंगल मेम्ब्रेन से ढके हुए जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो कहलाते हैं वैक्यूल्स। कैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो देख लीजिए, ये कुछ एक मानिए एक हमारी एक सेल है, इस सेल की जो ये सिंगल लेयर है, ये सिंगल लेयर जो है ये कहलाएगी टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट इट इज बाउंडेड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट एंड द मेम्ब्रेन इनक्लोजेज अ फ्लूइड, द मेम्ब्रेन इनक्लोजेज अ फ्लूइड। ये जो मेम्ब्रेन्स होगी एक इस तरह का, एक बीच में इसमें फ्लूइड भरा होगा, इनक्लोजेज अ फ्लूइड कॉल्ड सेल सैप। इसको जो अंदर इसके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है इसको कहेंगे सेल सैप। सेल सैप विच इज अ वाटरी सॉल्यूशन, अर्थात एक पानी, एक द्रव भरा हुआ एक सॉल्यूशन होगा जिसमें क्या क्या होगा, रिच इन सुगर्स, अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स एक्सेट्रा। इसी सेल में ये जो मेम्ब्रेन्स बाउंड, इट इज अ बाउंडेड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट एंड द मेम्ब्रेन इनक्लोजेज अ फ्लूइड called cell sap which is a watery solution rich in sugars, amino acid, proteins and minerals etc. इन एनिमल्स कैसी होती है वैक्यूल्स जो है एनिमल सेल में कैसी होती है, इन एनिमल सेल आइदर डू नॉट हैव एनी वैक्यूल्स और दे आर वेरी स्मॉल इन द साइज। ये बहुत ही छोटी होंगी, नंबर्स ऑफ होंगी बट स्मॉल होंगी, वेरी स्मॉल इन द साइज। कभी कभी क्या होता है कुछ एनिमल सेल्स में ये प्रेजेंट भी नहीं होती हैं। एंड इन प्लांट सेल, पौधे की कोशिका में, इट इज लार्ज एंड परमानेंट। ये कैसी होंगी, लार्ज, बड़ी होंगी, यानी कि एनिमल सेल की तुलना में ये बड़ी भी होंगी और बहुत सारी होंगी, परमानेंट होंगी। ठीक है, मेन फंक्शन क्या, दे क्रिएट टर्जर प्रेशर एंड दस मेंटेन शेप एंड रिजिडिटी। ये सेल की किसी भी कोशिका की शेप और रिजिडिटी के बारे में ये किसी भी कोशिका की शेप और रिजिडिटी को मेंटेन करती हैं। एंड इट हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल, और किसी भी कोशिका में जो फूड मटेरियल्स होंगे उनको भी स्टोरेज करने का काम करेगी। ये काम होगा वैक्यूल्स का। तो यहाँ तक हमारा सेल ऑर्गेनेल कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेल डिवीजन। होता है सेल डिवीजन, इट इज द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर मेड इज कॉल्ड सेल डिवीजन। जाहिर सी बात है कि सेल्स का जो फॉर्मेशन होता है वो लगातार प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से लगातार कंटिन्यू होता रहता है। तो ये जो सेल्स होती हैं, द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर मेड आर कॉल्ड सेल डिवीजन। नई सेल्स का पुरानी सेल्स से अपनी नए सेल्स के बनने की जो प्रक्रिया है वह सेल डिवीजन कहलाती है। ठीक है, ये सेल डिवीजन दो तरह से होता है, एक तो माइटोसिस की प्रोसेस के थ्रू और एक मायोसिस की प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, देयर आर मेन टू टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, नंबर एक माइटोसिस और नंबर टू
मायोसिस। ठीक है, तो ये माइटोसिस क्या होता है और मायोसिस क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। माइटोसिस इज द प्रोसेस ऑफ द सेल डिवीजन बाय विच मोस्ट ऑफ द सेल डिवाइडेड फॉर द ग्रोथ इज कॉल्ड माइटोसिस। ठीक है, माइटोसिस सेल डिवीजन की वह प्रोसेस है जिसमें मोस्ट ऑफ द सेल्स ग्रोथ के लिए, फॉर द ग्रोथ इज कॉल्ड माइटोसिस। सेल डिवाइडेड फॉर ग्रोथ अर्थात वृद्धि करने के लिए, सेल का विभाजन वृद्धि करने के लिए होता है, यह प्रोसेस कहलाती है माइटोसिस। एंड इन दिस प्रोसेस ईच सेल कॉल्ड मदर सेल। इस प्रोसेस में सभी सेल, जो भी सेल होगी वो मदर सेल कहलाएगी। जैसे मैं एक ये सेल देख रहा हूं, यहाँ पे ये एक सेल है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इस तरह से फिल है। ठीक है, ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर होता है इस तरह का, ये जो क्रोमोसोम का एक स्ट्रक्चर होता है। क्रोमोसोम के बारे में बताना है, ये बताएंगे क्रोमोसोम क्या होता है। क्रोमोसोम इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है जो पेरेंट से उसके ऑफ स्प्रिंग में जो उसके कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन होता है वो क्रोमोसोम्स का एक्चुअल में ट्रांसफॉर्म होता है डीएनए की फॉर्म में, डिराइबोन्यूक्लिक एसिड की फॉर्म में। जो कैरेक्टर्स का एक पेरेंट से उसके बच्चे में जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ट्रांसमिट्स होंगे कैरेक्टर्स, वो क्रोमोसोम्स के फॉर्म में होंगे और डीएनए की फॉर्म में होंगे। क्रोमोसोम्स होंगे और डीएनए की फॉर्म में ट्रांसमिशन होगा। ठीक है, तो इन दिस प्रोसेस ईच सेल कॉल्ड मदर सेल इट डिवाइडेड टू फॉर्म टू आइडेंटिकल डॉटर सेल। टू आइडेंटिकल डॉटर सेल में ये जो प्रोसेस होगी ये इस तरह से मदर सेल से डिवाइड होगा डॉटर सेल में। इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू इन एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ और रिपेयर ऑफ टिश्यूज की रिपेयर और ग्रोथ में ये हेल्प करेंगे। जो आपकी माइटोसिस की प्रोसेस है इससे थ्रू प्रोसेस होगी। इसलिए कि मदर सेल है, मदर सेल डिवाइडेड होगी टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स में, टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स में। ठीक है, इसको कह देंगे टू एंड डॉटर सेल्स, टू एंड डॉटर सेल्स। कहने का मतलब नॉर्मल सेल जो होती है उसमें 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं या 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। ये एक नॉर्मल सेल है, मदर सेल है जिसमें 23 क्रोमोसोम्स पाए गए। इस सेल का जब डिवीजन हुआ तो इससे जो दो डॉटर सेल्स निकली उनमें भी पूरे 2n और 2n क्रोमोसोम्स पाए गए। अब ये 2n क्रोमोसोम और n क्रोमोसोम क्या है या ये क्या है इसके बारे में भी अभी हम बताएंगे कि क्या है 2n और क्या है n। तो हमने अभी देखा कि एक मदर सेल का सेल डिवीजन हुआ जिससे कि दो डॉटर सेल्स निकली जिनमें क्रोमोसोम्स की संख्या उतनी ही थी जितनी कि मदर सेल में थी। इस तरह से हम देख लेंगे कि 2n सेल्स में ही माइटोसिस की जो प्रोसेस के थ्रू जब सेल डिवीजन होगा तो उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज इक्वल टू द मदर सेल एंड डॉटर सेल, बोथ आर इक्वल। ठीक है, तो ये 2n और n की कहानी क्या है देखते हैं। तो 2n और n में जैसे कि अभी हमने बताया 2n डॉटर सेल बनी थी, तो वहां से हम देखेंगे एक तो होती है डायप्लॉइड, डायप्लॉइड और एक टर्म है हैप्लॉइड, हैप्लॉइड। ठीक है, इसको बोलते हैं 2n सेल और इसको बोलते हैं n सेल। ठीक है, इसमें क्या होता है हमें पता है कि किसी भी एक नॉर्मल सेल में 23 पेयर्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं, 23 पेयर्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं। जब सेल डिवीजन होगा तो सेल डिवीजन में 23 पेयर्स क्रोमोसोम हुआ। सेल डिवीजन में क्या हुआ, इससे जो दो सेल बनी अगर उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर इक्वल टू द मदर सेल तो वो जो होगा वो 2n सेल्स ही कहलाएंगे और डायप्लॉइड ही कहलाएंगे। ठीक है, कोई भी नॉर्मल सेल की ये बात थी। ठीक है, बट हैप्लॉइड क्या है, ये n सेल होती हैं। हैप्लॉइड होती है सिंगल क्रोमोसोम। जैसे कि मानिए कोई भी एक जर्म सेल है, जर्म सेल स्पर्म, मेल में प्रेजेंट होता है स्पर्म। ठीक है, स्पर्म के लिए कह सकते हैं कि इट इज द स्मॉलेस्ट सेल इन एन ह्यूमन बॉडी। स्मॉलेस्ट सेल इन एन ह्यूमन बॉडी स्पर्म होती है जो सिर्फ और सिर्फ मेल में प्रेजेंट होती है। ठीक है, और जो कि मेल में होगी। और एक हो गया ओवम, इट इज द लार्जेस्ट सेल इन एन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में अगर बात करें कि बताइए कि ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी सेल कौन सी है, तो ओवम ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी सेल है। और स्मॉलेस्ट सेल ह्यूमन बॉडी में सबसे स्मॉलेस्ट सेल जो है
वो स्पर्म है। स्पर्म ओनली प्रेजेंट इन मेल एंड ओवम ओनली इन प्रेजेंट इन फीमेल। ओवम या एग भी कहते हैं, ओवम या एग भी कहते हैं, ठीक है। तो यहां से एक और क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ गए। अगर स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी पूछा जाए तो स्पर्म, लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी पूछा जाए तो ओवम, एंड पूछा जाए लॉन्गेस्ट सेल, यहां पर एक बहुत टर्म देख लीजिएगा, लॉन्गेस्ट सेल। लॉन्गेस्ट सेल, लॉन्गेस्ट सेल है न्यूरॉन या नर्व सेल, ठीक है। जो हमारा ओवम है ये लार्जेस्ट सेल है ह्यूमन बॉडी में, और ये स्मॉलेस्ट सेल है ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। तो यहां से 3 क्वेश्चन आपके और तैयार हो गए कि अगर लॉन्गेस्ट सेल पूछा जाए तो नर्व या न्यूरॉन या नर्व सेल, स्मॉलेस्ट सेल पूछा जाए ह्यूमन बॉडी में तो स्पर्म, और लार्जेस्ट सेल पूछा जाए तो ओवम। ये टॉपिक है, ठीक है। यहां से 3 क्वेश्चन। और अगर यूं पूछ दिया जाए कि बताइए लार्जेस्ट सेल कौन सी है, तो लार्जेस्ट सेल जो होती है वो ऑस्ट्रिच एग होती है, ठीक है। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी सेल होती है, और सबसे छोटी सेल पूछी जाए तो एक माइकोप्लाज्म बैक्टीरिया नाम की जो सबसे छोटी सेल होती है, ठीक है। तो यहाँ से अभी 2n और n की बात अभी खत्म नहीं हुई। तो जैसे n स्पर्म, स्पर्म जो है वो एक n सेल है, और ये ओवम भी एक n है। यानी कहने का मतलब इसमें 46 क्रोमोसोम ना पा करके सिर्फ और सिर्फ 23 क्रोमोसोम पाए जाएंगे स्पर्म में, और ओवम में भी पाए जाएंगे 23 क्रोमोसोम। इनमें क्या होगा कि आधी ही आधी संख्या होगी स्पर्म और ओवम में। यही स्पर्म और ओवम जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में आएंगे, जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में आएंगे, स्पर्म और ओवम के मिलने से जिस जायगोट का निर्माण होगा, फ्लोपियन ट्यूब में जिस जायगोट का निर्माण होगा, उसमें पूरे 23 पेयर्स क्रोमोसोम आएंगे। यानी यन और यन 2 हैप्लॉइड सेल से मिलकर के एक हमारा डायप्लॉइड सेल तैयार हो जाएगा फ्लोपियन ट्यूब में, यही जायगोट, ठीक है। यानी कि 2 यन सेल से मिलकर के एक 20 स्पर्म और ओवम के मिलने से जो नई सेल तैयार होगी वो एक डायप्लॉइड सेल बनेगी 2n। इस यन और इस यन के मिलने से, यानी कि इस स्पर्म और ओवम के मिलने से एक जायगोट तैयार होगा जिसमें कि पूरे 23 पेयर्स क्रोमोसोम पाए जाएंगे, या 46 क्रोमोसोम पाए जाएंगे, 23 क्रोमोसोम। तो ये कहानी थी हमारी 2n और n की। 2n क्या है, 23 पेयर्स क्रोमोसोम नॉर्मल सेल में पाए जाते हैं, और n जो है या हैप्लॉइड जो है वो जैसे स्पर्म और ओवम तो जर्म सेल है, इन जर्म सेल में n 23 क्रोमोसोम इसमें 20, और जब ये मिलेंगे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के थ्रू तो 23 पेयर क्रोमोसोम का एक जायगोट तैयार करेंगे, और यही जायगोट बाद में यूटेरस में जाकर के एक न्यूबॉर्न बेबी के रूप में तैयार होकर जाएगा, ठीक है, जिसमें 23 क्रोमोसोम्स पाए जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं क्रोमोसोम क्या होते हैं। क्रोमोसोम्स इन डिवाइडिंग सेल द डीएनए इज हाईली कंडेंस इनटू थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमोसोम्स। इन डिवाइडिंग सेल, किसी भी विभाजित कोशिका में जो डीएनए होते हैं, द डीएनए इज हाईली कंडेंस इनटू थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमोसोम्स, ठीक है। जैसे कि कोई भी डिवाइडिंग सेल है, ठीक है, इसमें इस तरह के स्ट्रक्चर्स पाए जाएंगे, इस तरह से, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं धागे नुमा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमोसोम, और इन क्रोमोसोम्स के अंदर इस तरह की एक कुंडलित संरचना और एक पाई जाएगी, एक कुंडलित संरचना और पाई जाएगी जिसको डीएनए कहा है। क्या कहा है, डीएनए कहा है। यही डीएनए, डीएनए का मतलब है डीएनए, डीएनए का मतलब है डी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, ठीक है। इस तरह की एक द्विकुंडलित संरचना पाई जाती है पेयर्स में जिसको डीएनए कहा गया। डीएनए की खोज की थी वाटसन एंड क्रिक ने, ठीक है। तो डीएनए, डीएनए डी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसी क्रोमोसोम के अंदर ही ये इस तरह की स्ट्रक्चर पाया जाएगा जिसको डीएनए कहते हैं, ठीक है। तो इन डिवाइडिंग सेल द डीएनए इज हाईली कंडेंस इनटू थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमोसोम्स, ठीक है। क्रोमोसोम्स का वर्क है द क्रोमोसोम्स कंटेन बेसिक हेरिडिटरी यूनिट, कंटेन बेसिक हेरिडिटरी यूनिट्स कॉल्ड जीन्स। यही जीन्स है, जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग। यानी कि किसी भी माता पिता से उसके बच्चे में जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो डीएनए का ही होता है, और डीएनए का जो सेगमेंट है वही कहलाता है जीन,
कंटेन बेसिक हेरिडिटरी यूनिट कॉल्ड जीन्स। ठीक है, यही जीन्स का ही ट्रांसमिशन होता है जब बच्चे माता पिता से, जब बच्चे में जो भी उसके गुण जाते हैं वही कहलाते हैं। ठीक है, माता पिता से जो भी कैरेक्टर्स जाएंगे बच्चे में वही कहलाते हैं जीन्स। ठीक है, डीएनए डी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, कितनी तरह के होते हैं ये भी देख लीजिए। 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम इन अवर बॉडी, हमारे शरीर में 23 पेयर्स का मतलब सीधा सीधा है 23 × 2 46, टोटल 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, तो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स इन आवर बॉडी, जिसमें से 22 पेयर्स ऑटोसोम कहलाते हैं और 23rd पेयर जो है, जो 23वां गुणसूत्र है, 23वां जोड़ा है जो क्रोमोसोम का, वो हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए जाना जाता है। यानी कि किसी भी पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में जो भी ओवम और स्पर्म के फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के बाद होने वाला जो ऑफ स्प्रिंग है वो मेल होगा या फीमेल, वो डिपेंड करता है 23rd पेयर क्रोमोसोम का। जो 23rd पेयर है इस पर डिपेंड करता है कि होने वाला जो यूट्रस में जो जाइगोट पनपेगा वो मेल होगा या फीमेल होगा, ये 23rd पेयर पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, अगर फीमेल होगा तो XX क्रोमोसोम और मेल होगा तो XY क्रोमोसोम। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे क्रोमोसोम की बात खत्म हुई। अब एक प्रोसेस आपकी रहेगी मायोसिस। ठीक है, मायोसिस देखते हैं। मायोसिस क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन दैट रिजल्ट इन 4 डॉटर सेल ईच विथ हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑफ द पेरेंट सेल एज इन प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स एंड प्लांट पोर्स। ठीक है, किस तरह से सेल है? ठीक है, इस सेल में क्रोमोसोम्स पाए गए हैं। ठीक है, इससे सेल डिवीजन हुआ मियोसिस की प्रोसेस के थ्रू। तो जो इसमें हुआ वो सिर्फ आधे ही हुए। कितने हुए? हाफ हुए। इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह का जो सेल डिवीजन होता है वो मियोसिस कहलाता है, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर हाफ देन पेरेंट क्रोमोसोम। पेरेंट के क्रोमोसोम में जितने क्रोमोसोम्स पाए गए हैं उसके हाफ क्रोमोसोम्स ही जा पाते हैं उसकी डॉटर सेल में। इसी तरह का ही जो सेल डिवीजन कहलाता है वही एन सेल डिवीजन कहलाता है, या हैप्लॉइड सेल डिवीजन। यही मियोसिस की प्रोसेस वाला ही हैप्लॉइड में एन सेल ही होते हैं। इसमें भी एन होंगे, ये भी एन, यानी कहने का मतलब पेरेंट से उसके आधे में सिर्फ हाफ, आधे ही मिल पाते हैं, इसीलिए इसको हैप्लॉइड सेल डिवीजन भी कह सकते हैं, या मियोसिस सेल डिवीजन। ठीक है, तो यहाँ तक आपका ये सेल का चैप्टर पूरा होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।